जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, नील मध्य पब्लिक स्कूल तरफ हूँ आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ, બરાબર। એમાં આપણે પાઠ 4 પહોંચ્યા છીએ, સોચ अपनी अपनी, બરાબર છે। આ પાઠમાં આપણે જે ચિત્ર આપણને આપ્યું છે એ ચિત્ર જોઈને આપણને શું વિચાર આવે છે, શું આપણે કલ્પનાઓ કરી શકીએ છીએ, એના વિશે આપણે લખવાનું છે। इसलिए हमें यहाँ पे कहा गया है कि सोच अपनी अपनी। हमारा जो पाठ यहाँ पे है, पाठ चौथा, सोच अपनी अपनी, यहाँ पे हमें जो चित्र दिया गया है उसके बारे में हमें अपनी सोच बतानी है। हमें क्या सोच आ रही है इस चित्र को देखकर। यहाँ जो हमारा चित्र है, ये इस चित्र को देखकर हमें क्या क्या कल्पनाएँ हो रही है, हमें इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, यह आपका यह पाठ है कि इस चित्र को देखकर आपको उसके सवाल और जवाब देने हैं। यानी हमारी जो सोच है, सोच सभी की अलग अलग होती है, एक दूसरे के एक जैसी होती नहीं है, सभी की अलग अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हमारी सोच होती है। इसलिए कहा है कि सोच अपनी अपनी, पोतपोताना अपनी अपनी, यानी कि पोतपोताना विचारोथी आ पाठ करवानो छे। तो हवे आपणे शरू करीए। सोच अपनी अपनी, तो एना आपणे आ चित्र छे, आखुं गामडानुं दृश्य छे, डુંગરાઓ छे, सूरज छे, पक्षी उड़े छे, बे नारिયેળી छे, मंदिर छे, घरो छे, चरवाहा छे एटले के गायो लईने चरावा गया छे, बरोबर। कूतરું छे, छोकरी रमे छे, बगीचाओमां छोकराओ रमे छे, एवुं आपणने अहींया दृश्य देखाय छे। गायो घास चरे छे, बरोबर, एवुं अहींया આપણે જોઈએ છીએ। તો હવે એ ચિત્ર પરથી આપણે આપણા આ બુકના પ્રશ્નો અને જવાબ જોવાના છીએ। તો આપણે આના સવાલ જવાબ શરૂ કરીએ કે આના સવાલ જવાબ શું છે, સાથે સાથે જવાબ પણ જોઈએ અને સમજતા પણ જશું, બરાબર। તો તેમાં તમારો પહેલો પ્રશ્ન છે, यह दृश्य किसका है, बराबर। यह दृश्य किसका है, तो एમાં ऑप्शन आपेला છે, ए गांव, बी शहर, सी पहाड़, डी जंगल, बराबर। तो ऑप्शन आवशे ए गांव, बराबर। गामडानुं दृश्य अहींया आपेलुं छे। बीजो प्रश्न है, चित्र में किस समय का वर्णन किया गया है। हवे चित्र में शुं छे, सूरज देखाय छे, सवारना दृश्यनुं वर्णन छे। सवारनुं जे दृश्य होय, सवारनो जे समय होय एनी अहींया दृश्यमान थाय छे, अहींया चित्रमां ए जोवा मळे छे। तो जवाब है, चित्र में सुबह के समय का वर्णन किया गया है। तीजो प्रश्न है, आकाश में पक्षी खाली जग्या उड़ रहे हैं। तो शू है, पक्षी खाली जग्या में पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। चौथुं, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो जवाब एनो आवशे, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए चहचहाते हुए घोंसले से निकल पड़े हैं। બધા જે પક્ષીઓ છે પોતાના માળામાંથી બહાર નીકળી ગયા હોય ચડવા માટે, બરાબર, એ લખેલું છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 5 છે તમારો, कौन अपने घोंसले से निकल पड़े हैं। तो એમાં એ છે પશુ, બી પક્ષી, સી જીવજંતુ, ડી સભી। તો શું આવશે એમાં બી પક્ષી, બરાબર છે। હવે તમારો છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે चित्र में किसके लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चित्र में सेना पेड़ मोटा मोटा जोवा मळे छे। तो जवाब, चित्र में नारिયેળી के लंबे लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सातमों है तुम्हारी खाली जगह, घर के पीछे खाली जगह के पेड़ है, तो घर के पीछे नारियल के पेड़ है। आठमों है, नारियल के खाली जगह पेड़ है। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो केटला छे, 2 छे, बराबर। तमे तमारी चोपड़ी पासे राखजो, एमां चित्र जोता जजो। एमां 2 पेड़ छे नारिયેળના, बराबर, 2 झाड़ छे नारिયેળના। तो शुं आवशे, बी 2। हवे 9मो प्रश्न है, चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं। तो तमारी चोपड़ीमां जे चित्र छे एमां घर जोवाना छे कि केटला छे ए तमारे गणवाना छे। तो एमां केटला 5 घर देखाय छे आपने। तो जवाब में पण छे कि चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। 10मो प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो जवाब, सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और
अंधेरा दूर हो जाता है। जवाब, सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। बराबर। શું કીધું 10મા પ્રશ્નમાં? સૂરજ નીકળને પર ક્યાં ક્યાં હોતા है? સૂરજ નીકળે પછી શું શું થાય છે એના વિશે અહીંયા વાત કરેલી છે। તો જવાબ શું આવ્યો કે सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। सूरज आवे એટલે અંધારું જતું રહે અને અજવાળું આવી જાય છે। હવે 11મો પ્રશ્ન છે, પક્ષી ખાલી જગ્યા ચૂમने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। तो पक्षी શું કામ નીકળ્યા હોય? તો દાના ચૂમने के लिए। બરાબર। તો અહીંયા આવશે દાના। હવે તમારો 12મો પ્રશ્ન છે, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में क्या है? શું હોય ચરવાહોના હાથમાં? લાકડી હોય ને। તો અહીંયા શું જવાબ આપ્યો છે? चरवाहे के हाथ में लाठी है। बराबर। હવે 13મો પ્રશ્न છે કે चरवाहा किसे लेकर चराने के लिए निकल पड़ा है? ए बकरिया, बी भैंस, सी गाय के डी भेड़। તો શું આવશે? ગાયો ચરાવવા માટે જાય છે એટલે સી આવશે, ડી। સી છે તમારો ગાય એ। બરાબર। ડી ને ભેડ કે એવું કાંઈ ભેડ બકરી કે ભેંસ ને એવું કાંઈ દેખાતું નથી। આપણને ગાય દેખાય છે કે ગાયો ચરે છે એટલે આપણને ન ખબર હોય તો એ ચિત્ર જોઈને આપણે કહી શકીએ કે જે ચરવાહા છે એ ગાય ચરાવવા ગયા છે। હવે 14મો છે, चरवाहों के पीछे कौन खड़ा है? तो जवाब, चरवाहे के पीछे गाय खड़ी है। હવે પછીનો છે 15મો પ્રશ્ન તમારો કે चरवाहे क्या सोचते होंगे? सोच कर बताए। તમારે આ અહીંયા જે જવાબ આપેલો છે નમૂના રૂપે આપ્યો છે, તમે તમારી વિચારસરણી પ્રમાણે પણ એનો જવાબ લખી શકો છો કે આનો જવાબ શું આવી શકે છે। તો જવાબ છે, चरवाहा सोच रहा होगा कि यहाँ नज़दीक में ऐसे कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा घास मिलेगी, वह जंगल की ओर जाए या नदी की ओर। बराबर। એની સોચ બતાવેલી છે। તમે તમારી રીતે પણ વિચારીને જવાબ લખી શકો છો। 16મો પ્રશ્ન છે, બગીचे में कौन खेल रहे हैं? बगीचे में कौन खेल रहे हैं? तो जवाब છે, बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। 17મો પ્રશ્ન છે, बगीचे में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तो એમાં એ ઓપ્શન આપેલા છે, એ 5, બી 3, સી 2, ડી 7। શું આવશે? બી 3। બરાબર। 3 છોકરાઓ 2 છોકરી ને 1 છોકરો રમતા હોય એવું દ્રશ્યમાન થાય છે બગીચામાં। બરાબર। 18 बच्चे खाली जगह के पीछे दौड़ रहे हैं। तो કોને પકડે છે? તિતલીઓને, એટલે કે પતંગિયાની પાછળ ભાગી રહ્યા છે। પછી 19મો પ્રશ્ન છે તમારો, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? તો હવે જવાબ છે તમે તમારી રીતે અહીંયા વિચારીને અહીંયા લખવાનો છે કે તમે લોકો બગીચામાં હો તો તમે શું કરો? રમો, ફૂલો જોવો કે કંઈ બીજી રમત કરો, નાસ્તો કરો, શું કરો તમે બગીચામાં જઈને? એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે કે બગીચામાં આપણે જઈએ તો શું કરતા હોઈએ છીએ એના વિશે અહીંયા લખવાનું છે। એ તમારી કલ્પનાની રીતે અહીંયા જવાબ લખી દેવાનો છે। હવે 20મો પ્રશ્ન છે, કૂતા क्या सोच रहा होगा? બરાબર। કૂતરું શું વિચારી રહ્યું હશે એના વિશેનું અહીંયા લખવાનું છે। અહીંયા તમને જે પ્રશ્ન આપ્યો છે એ નમૂના રૂપે આપેલો છે। તો જવાબ આપણે વાંચીએ। कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊँ, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ जाऊँ या नहीं, कहीं यह मुझे मार कर भाग तो नहीं जाएगा। बराबर। એવો અહીંયા વિચાર અલગ અલગ લખેલા છે। તમારે આ તમારી રીતે અહીંયા વિચાર લખવાના છે। કૂતરું શું વિચારતું હશે? બરાબર। આપણને તો ખબર હોતી નથી કે કૂતરું શું વિચારતું હોય। બરાબર। એટલે આપણે આપણી કલ્પના પ્રમાણે લખવાનું છે કે કૂતરું શું વિચારતું હશે। બરાબર। હવે પ્રશ્ન નંબર 2 છે તમારો 22। તમારા જે 20 પ્રશ્નો પૂરા થયા એની પછી નવો પ્રશ્ન આવે છે કે બીજું નામ એને ક્રમ નંબર 2 આપેલો છે। આપણે જે પહેલું ચિત્ર જોયું એ પ્રશ્ન એક જે ચિત્ર હતું એ એક હતો પ્રશ્ન, એના 20 પ્રશ્ન થયા। એ જે ચિત્ર આપ્યું હતું એના 20 પ્રશ્ન થયા। હવે અહીંયા બીજો પ્રશ્ન શરૂ થાય છે। એનો તો આપણે સવાલ અહીંયા જે આપણને ખરા ખોટા આપ્યા છે એ આપણે જોવાના છે। जिस क्रिया से प्रकृति को फायदा होता है
के सामने सही का और जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने गलत का चिन्ह दिखाना है। बराबर, જે પ્રકૃતિને સારું છે, પ્રકૃતિ માટે સારું છે એની સામે સાચું કરવાનું છે, પ્રકૃતિ માટે ખરાબ છે, જે ક્રિયા ખરાબ થઈ છે એના માટે ખોટાની નિશાની કરવાની છે। બરાબર, તો આપણે એના વાક્યો જોઈ લઈએ। પહેલું છે લોગ પેડ કાટ રહે हैं, लोग पेड़ काटते हैं। તો એનું વિધાન છે આ ખોટું છે કે પેડ કાપવા જોઈએ નહીં, વૃક્ષો છે એને કાપવા જોઈએ નહીં। તો આ વિધાન પ્રકૃતિની ક્રિયા જે છે એ ખોટી છે, પ્રકૃતિ વિરુદ્ધની છે, એટલે એ વિધાન ખોટું છે। હવે હમ હર સાલ પેડ પૌધે લગાતે હૈ, તો એ સાચું છે, પ્રકૃતિની જે ક્રિયા થાય છે જે પ્રકૃતિ માટે ફાયદાકારક છે એટલે એ સાચું છે। પછી ત્રીજું, કિસાન ખેતોं में કુદરતી ખાદ ડાલતે हैं, તો એ પણ સારું કહેવાય, ફાયદા માટે થયું પ્રકૃતિને, તો એ વિધાન પણ સાચું। ચોથું છે લોગ ટ્રાફિક સિગ્નલ બંધ હોने पर भी वाहन चालू रखते हैं, તો એ પ્રકૃતિ માટે ફાયદાકારક નથી। જ્યારે પણ આપણે ટ્રાફિક સિગ્નલ આપણું બંધ હોય, આપણને ઊભા રાખ્યા હોય ટ્રાફિકવાળાએ, ત્યારે આપણે આપણું વાહન બંધ કરી દેવું જોઈએ, એ કારણ કે હવાનું પ્રદૂષણ ન થાય એટલા માટે। એટલે અહીંયા આ વિધાન ખોટું છે। બરાબર, અહીંયા એટલે આ જે છે એ પ્રકૃતિની ક્રિયા માટે નુકસાનકારક છે, એટલે આ કરવું જોઈએ નહીં। પાંચમું, कमरे से बाहर निकलते समय किसी के न होने पर लाइट और पंखे बंद करने चाहिए। बराबर, तो આ એક ફાયદાકારક છે, એટલે આની સામે સાચું કે આ આવું થવું જોઈએ। छठું, लोग पानी का अव्यय करते हैं, तो આ કરવું જોઈએ નહીં, આ નુકસાનકારક છે એટલે આ કરવું જોઈએ નહીં, એટલે ત્યાં ખોટાની નિશાની। સાતમું છે કચરા કૂડેદાન में ही डालना चाहिए, તો આ ફાયદાકારક છે એટલે ત્યાં આવશે ખરું। બરાબર, તો આ ફાયદાકારક છે। હવે પાછું અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન છે, એ તમારે ચિત્ર પરથી આખી એક કહાની બનાવવાની છે, ચિત્ર કે કહાની બનાવવાની છે અને એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। બરાબર, તો હું તમને મારી કલ્પના પ્રમાણે આની નાની અમથી સ્ટોરી કહું, વાર્તા કહું, તમારે આ સ્ટોરી તમારી જાતે જ બનાવવાની છે, ચિત્ર જોવાના અને જાતે જ આની કહાની બનાવવાની છે। કહાની એટલે વાર્તા, સ્ટોરી। બરાબર, તો હવે આ જોઈએ આપણે ચિત્રો અને સાથે સાથે હું એની થોડીક અમથી નાની અમથી વાર્તા કહીશ। तो यहाँ पहला चित्र है कि एक व्यापारी अपनी जो टोकरी है उसमें टोपियाँ रखकर जा रहा है। दूसरा दृश्य है वहाँ पर वह टोकरी रखकर एक पेड़ की छाँव में बैठा हुआ है। तीसरा जो आपका चित्र है उसमें उस पेड़ के ऊपर बंदर भी हैं, ठीक है। और जो चौथा दृश्य है उसमें जो बंदर है वह व्यापारी है, उसकी जो सारी टोपियाँ है वो ले लेते हैं। फिर व्यापारी और पांचवा दृश्य है उसमें व्यापारी सोचता है कैसे अपनी टोपी ले। बराबर, तो वह अपनी बंदर जो है वो हमारी नकल करते हैं, इसलिए व्यापारी सोचता है कि मैं अपनी जो टोपी है वो फेंकूँगा तो बंदर भी अपनी टोपी फेंक देंगे और मैं अपनी सारी टोपियाँ ले लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद वो अपनी टोपी गिराता है और जो छठा चित्र है उसमें बंदर जो है वो भी अपने टोपियाँ फेंक रहे हैं। फिर जो लास्ट वाला है आपका सातवां चित्र, उसमें वो व्यापारी अपनी टोपियाँ इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। यह सब आपके चित्र है। तो यह स्टोरी ऐसी है कि एक व्यापारी था, वह गांव-गांव जाकर अपनी टोपियाँ बेचता था। टोपियाँ बेचते बेचते वह थक जाता है। एक पेड़ की छाँव में वह आराम करने के लिए बैठता है। उसे पता नहीं है कि उस पेड़ के ऊपर बंदर रहते हैं। वह टोकरी साइड में रखता है, उसके पास में टोकरी रखता है और थोड़ा सा आराम करने के लिए सोता है। पर बंदर उसे देखते हैं कि उस टोकरी में कुछ अजीब है, इसलिए बंदर नीचे आते हैं और जो टोपियाँ होती है वह उसका जो टोकरी है उसमें से वो टोपियाँ जो रखी हुई है वह सब ले लेते हैं और उसके अपने सिर पर पहन लेते हैं
और वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, जो झाड़ है उस पर चढ़ जाते हैं। फिर व्यापारी जब उठता है तो देखता है उसके पास टोपी, उसकी टोकरियों में टोपी नहीं है। देखता है कि बंदरों ने सारी ले ली है और सोच में पड़ जाता है कि वह बंदरों से अपनी टोपी वापस कैसे ले। तो वह एक युक्ति लगाता है कि बंदर जो है वह हमारी नकल करता है। उसे याद आता है कि बंदर जो है वह हमारी नकल करता है, इसलिए वह अपनी जो टोपी अपने सिर पर पहनी होती है वह उसे नीचे गिराता है। जब बंदर उसे देखते हैं कि उसने वो टोपी फेंक दी तो वो बंदर भी अपने सिर पर जो टोपी पहनी हुई है वो टोपी को भी फेंक देते हैं। वो फेंकने पर सारी टोपियाँ नीचे आ जाती है। ऐसे जो व्यापारी जो है उसने उसकी जो युक्ति बनाई होती है वो काम आ जाती है और सारे बंदर जो हैं वह अपनी टोपियाँ फेंक देते हैं। फिर वह उस टोपियों को इकट्ठा करता है और अपनी टोकरी में भर लेता है। ठीक है, तो यह इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी वक्त किसी भी समय मुसीबत में अपना सोच समझदारी से अपना कार्य करना चाहिए, ताकि कोई भी मुश्किल हो तो उसका रास्ता हमें मिल सके, उसमें से हम निकल सकते हैं। ठीक है, तो यह छोटी सी आपकी कहानी है, इसे आपको अपने तरीके से भी लिखना चाहिए। तो हम अब इसके प्रश्न भी साथ में देख लेते हैं कि पहला प्रश्न है आपका, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो उत्तर है उसका, व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। बराबर। बीजो प्रश्न है, पेड़ के ऊपर कौन है? जवाब, पेड़ के ऊपर बंदर है। तीजो प्रश्न, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? जवाब, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। चौथो, व्यापारी क्या कर रहा है? तो एनो जवाब है, व्यापारी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। पाँचवा, बंदरों ने टोपियाँ का क्या किया? जवाब, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। छठा प्रश्न है, टोपियाँ न दिखने पर व्यापारी ने क्या किया? जवाब, टोपियाँ न दिखने पर व्यापारी ने ऊपर देखा। बंदरों से अपनी टोपियाँ पाने के लिए व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। साथी, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? जवाब, व्यापारी को टोपी उतार कर फेंकते देख उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी टोपियाँ फेंक दी। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है जो आपका, वह चित्रों में दी गई कहानियाँ लिखिए और उससे उचित शीर्षक दीजिए। बराबर। जो मैंने आपको यह कहानी की आपको बताई, बराबर, वही स्टोरी यहाँ पर दी गई है और शीर्षक भी दिया हुआ है। शीर्षक यानी कि उसका नाम। कोई भी स्टोरी हो, कोई भी कहानी हो, कोई भी आपका वार्ता हो, बराबर, उसके बारे में आपको शीर्षक और नाम होता है। तो यहाँ पर भी इस कहानी का आपको नाम देना पड़ता है, इसलिए शीर्षक है बंदर और टोपी वाला। बराबर। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक टोपी बेचने वाला व्यापारी गांव-गांव में टोपियाँ बेचा करता था। एक दिन दोपहर के समय जंगल में से जा रहा था कि थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों की टोकरी एक तरफ रख दी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसी पेड़ ऊपर कुछ बंदर बैठे थे। उसने नकलची स्वभाव के कारण सभी बंदरों ने भी टोपियाँ पहन ली। फिर सभी बंदर मस्ती में उछल कूद करने लगे। उनकी उछल कूद से व्यापारी की नींद खुल गई। टोकरी में देखा तो एक भी टोपी नहीं थी, इसलिए वह बहुत बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि टोपियाँ किस तरह से वापस मिल सकती है। वह अपने सिर से टोपी उतार के सोचने में अपना सिर खुजलाने लगता तो उसने देखा कि बंदर भी वैसा ही करने लगे। व्यापारी को एक उपाय सूझा। उसने जानबूझकर बंदरों को दिखाते हुए अपनी टोकरी की ओर फेंक दी। बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी ने तुरंत सभी टोकरियाँ टोकरी में डाल दी और वहाँ से चला गया और शीर्षक दिया बंदर और टोपी वाला। ठीक है,
मैंने अपनी सोच से आपको स्टोरी बताई, इसमें अपनी सोच के बारे में बताकर आपको स्टोरी दिखाई। बराबर, आप अपनी सोच लगाकर अपनी स्टोरी वार्ता यहाँ पर लिख सकते हैं, कहानी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये आपका जो पाठ है यह पूरा हो रहा है। ठीक है, तो હવે તમારે જે આપણો પાઠ પૂરો થઈ ગયો સોચ अपनी બરાબર છે। તો આપણે આ પાઠની સમજૂતી આપણી સ્કૂલની એપ્લિકેશન છે એમાંથી વિડીયો જોઈને તમારે આની વધારે સમજૂતી લેવાની છે। બરાબર, આ મેં તમને તમારા સવાલ જવાબ કરાવ્યા, પાઠની થોડી કમથી સમજૂતી આપી, વાર્તા તમને શીખવાડી કઈ રીતે કરવાનું છે। તમારે આપણી સ્કૂલ પરથી આનો વિડીયો જોઈ, સ્કૂલ પરનો જે આપણો એપ્લિકેશન છે એમાંથી વિડીયો જોઈ અને તમારે વધારે સમજૂતી લેવાની રહેશે। બરાબર છે, તો આપણે આ વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। બરાબર છે, ઓકે, થેન્ક યુ।